सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट एंड दिस इज शुभम। और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की वन शॉट आईएमपी। तो क्लास 10 का साइंस 2 का ये फर्स्ट चैप्टर है और इस सेशन के अंदर इस चैप्टर के रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट लाइन के बारे में हम बात करेंगे जिसके चांसेस एग्जाम में आने के 90% से भी ज्यादा है। तो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। आई होप सो इस सेशन आपको अच्छा लगेगा। आप लाइक बटन दबा के जाओगे, आप सब्सक्राइब करके जाओगे चैनल को। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए वो यहाँ पे ये वाली लाइन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है? तो ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन वाया जीन्स, दिस इज कॉल्ड व्हाट? हेरिडिटी। तो ये वाली लाइन आप जरूर ध्यान रखना, हेरिडिटी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग तो तीन प्रोसेस है डीए प्रोटीन बनाने में, तीन प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। वन इज अ ट्रांसक्रिप्शन, वन इज द ट्रांसलेशन एंड अनदर वन इज द ट्रांसलोकेशन। और इन तीनों प्रोसेस के बारे में सटीकता से आपको इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है। अगर हम लोग बात करेंगे बेसिक, पहले शुरुआत करेंगे कि भाई प्रोटीन सिंथेसिस का सेंट्रल मेन थीम क्या है। तो इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस स्टोर इन द डीएनए। प्रोटीन कैसे बनाना है उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ छुपी हुई है? डीएनए में छुपी हुई है। सिंथेसिस ऑफ एप्रोप्रिएट प्रोटीन एज पर रिक्वायरमेंट इज नेसेसरी फॉर द बॉडी। और अगर आपके बॉडी को लगने वाले प्रोटीन्स बनाना बहुत जरूरी है, तभी तो आपकी ग्रोथ अच्छे से होगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से होगी। दिस प्रोटीन इज सिंथेसिस बाय द डीएनए थ्रू द आरएनए। और ये प्रोटीन डीएनए की मदद से बनाए जाते हैं और डीएनए से बनाए जाते हैं और डीएनए से बनाने के लिए हेल्प करता है आरएनए, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल डोग्मा। तो सेंट्रल डोग्मा का कभी कभी डेफिनेशन आता है, तो यू शुड रिमेंबर व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा। प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए थ्रू द आरएनए इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। हालांकि इसका डेफिनेशन मैं तो कहूंगा कि आप इंफॉर्मेशन से लेके सेंट्रल डोग्मा तक जरूर लिख के आना। एमआरएनए इज प्रोड्यूस एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन द डीएनए। जो भी मैसेंजर आरएनए होता है, जो भी देखो तीन प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, मैंने बताया ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। उसमें सबसे पहले बनता है एमआरएनए। और एमआरएनए कैसे बनता है? एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन द डीएनए, ठीक है। और ये एमआरएनए बनने की प्रोसेस को ही हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। एमआरएनए बन रहा है डीएनए की मदद से, इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ध्यान रखना यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जनरेट होती है एमआरएनए पे। मैं कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आईएमपी दे रहा हूं, बस इतना ध्यान रखना कि उस डीएनए के थाइमिन के जगह पे एमआरएनए में यूरासिल आता है। डीएनए के थाइमिन के जगह पे इंस्टेड ऑफ थाइमिन एमआरएनए में क्या आ जाता है? यूरासिल आता है। ये ध्यान रखना कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे द एमआरएनए इज फॉर्म इन न्यूक्लियस कम्स ड्यू टू द साइटोप्लाज्म। एमआरएनए बना, साइटोप्लाज्म में आ गया। द कोड फॉर द ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ द 3 न्यूक्लियोटाइड। एक अमीनो एसिड बनाने के लिए कितना न्यूक्लियोटाइड लगता है? 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस लगती है। 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके एक कोड बनाते हैं और उस कोड को हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट कोडॉन क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट कोडॉन। एक अमीनो एसिड बनाने के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस एक पर्टिकुलर ट्रिपलेट कोडॉन बनाती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, द कोड ऑफ ईच अमीनो एसिड। तो ये ट्रिपलेट कोडॉन का डेफिनेशन जरूर ध्यान रखना। फिर ये ट्रांसक्रिप्शन का जो डायग्राम वो समझ के जाना। ट्रांसक्रिप्शन के डायग्राम में क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे एमआरएनए बन रहा है डीएनए के किसी वन स्ट्रैंड के मदद से, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे ये डायग्राम दे सकते हैं एग्जाम में और ऐसे करके बॉक्स दे देंगे और ये बॉक्स को आपको नाम के साथ में भरना पड़ेगा। तो ये जरूर ध्यान रखना, आरएनए पॉलीमर्स, आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स और ट्रांसक्रिप्शन। तो ये तीनों नाम जरूर ध्यान रखना, ठीक है। ट्रिपलेट कोडन हो गया। फिर ये वाला मार्किंग कर लेना, ये है ट्रांसलेशन के बारे में और फिर है ट्रांसलोकेशन के बारे में। ट्रांसलेशन में क्या हो रहा है वो समझना बड़ा जरूरी है। देखो एमआरएनए में इंफॉर्मेशन है प्रोटीन बनाने की, वो उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से टीआरएनए क्या करेगा? टीआरएनए क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड्स को पकड़ पकड़ के लेके जाएगा। न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करेगा? पकड़ पकड़ के लेके आएगा और एक ट्रेंड बनाने। देखो फॉर द पर्पस टीआरएनए हैज एंटीकोडन हैविंग द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ द कोडन ऑन द एमआरएनए। जो एमआरएनए में कोडन का सीक्वेंस है उसका कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उसका उल्टा सीक्वेंस टीआरएनए क्या करेगा? लेके आएगा। कहां से लेके आएगा? साइटोप्लाज्म या जहां भी आजू बाजू का हिस्सा वहां से क्या करेगा? अमीनो एसिड को लेके आएगा, ठीक है ना। इस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसलेशन, ये जरूर ध्यान रखना। और फिर ट्रांसलोकेशन में क्या हो रहा है? राइबोसोम्स
एक कोडोन से, राइबोसोम्स 1 कोडोन से आगे आगे मूव करते जाएगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ये पूरा रीड कर लेना, ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम आ सकता है और ऐसे बॉक्स करके नाम आपको भरने पड़ सकते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे हम देखते हैं म्यूटेशन का डेफिनेशन, एक बार जरूर पढ़ना। व्हाट इज द म्यूटेशन? म्यूटेशन क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द जीन चेंजेस इट्स पोजीशन दैट कॉजेज द माइनर चेंज और नथिंग बट द म्यूटेशन, ठीक है ना। जब पेरेंट्स से कोई बच्चा पैदा होता है तो थोड़ा बहुत उसमें वेरिएशन आता है, एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स के जैसा नहीं दिखता है, दैट इज म्यूटेशन। आगे बात करेंगे ये इवोल्यूशन का डेफिनेशन, जस्ट रिमेंबर व्हाट इज द इवोल्यूशन के बारे में जरूर पढ़ना। देन हम बात करेंगे व्हाट इज द मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस बता, इतना ध्यान रखना कि किसी का रंग रूप देख के, किसी का बाहर का स्ट्रक्चर देख के हम बता रहे कि हाँ भाई ये जो स्पेसीज है इस वाली स्पेसीज से आगे आई होगी। तो यहाँ पे हम बॉडी का स्ट्रक्चर देख के, बाहर का स्ट्रक्चर देख के हम बता रहे हैं कि भाई हाँ देखो, जैसा कि इसका माउथ, इसका नोज, इन तीनों का नोज का पोजीशन एक जैसा दिख रहा है, तो ऐसा लगता है कि इन तीनों के जो एंसिस्टर होंगे, कोई सिंगल एंसिस्टर हो सकता है, दैट इज द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखना। एनाटॉमिकल एविडेंस क्या होता है? एनाटॉमिकल एविडेंस मतलब अंदर ढांचे के बारे में पढ़ाई करते हैं, हड्डियों के बारे में, कि अंदर आपके बोन्स का स्ट्रक्चर क्या है, शेप क्या है, उसको बोलते हैं एनाटॉमिकल एविडेंस। और एनाटॉमिकल एविडेंस में इतना सा लाइन एक बार पढ़ लेना, सारी चीजें समझ में आएगी। जैसे आप देखोगे इनका शेप तो सेम नहीं है, बट इनका जो अटैचमेंट है, इनका जो बोन्स एंड जॉइंट्स है, इनके इनके क्या जॉइंट्स है, वो नंबर ऑफ जॉइंट्स, बोन का स्ट्रक्चर, काम करने का तरीका सेम है, दैट्स व्हाई दिस इज द वर्ड एनाटॉमिकल एविडेंस। स्ट्रक्चर सेम नहीं है बट यस फंक्शन और उनके जॉइंट्स, नंबर ऑफ जॉइंट्स वो सब सेम है, ठीक है ना। तो एनाटॉमिकल एविडेंस में आप जरूर देख लेना एक बार। फिर हम बात करेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन्स में। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स का डेफिनेशन, वेस्टिजियल ऑर्गन्स मतलब क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन जिसका हम लोग इस्तेमाल करना, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म समय के साथ इस्तेमाल करना भूल जाता है, तो इस्तेमाल करना भूल जाने की वजह से वो ऑर्गन्स बॉडी के अंदर कुछ काम के नहीं बचते, तो धीरे धीरे वो बॉडी में लुप्त होते हैं, बट उसको लुप्त होने में बहुत बड़ा समय लगता है, दैट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पता है? ये जो मैंने हाईलाइटेड किया वो पार्ट। और ये वेस्टिजियल ऑर्गन कौन कौन से इंसानों के अंदर प्रेजेंट है, जो भी इंसानों के अंदर कुछ काम के नहीं है बट दूसरे एनिमल्स के अंदर काम के है, तो उस पे सवाल आता है, तो ये जरूर ध्यान रखना। जैसे कि अपेंडिक्स जो है यूजलेस इन द ह्यूमंस बट यूजफुल इन द फंक्शन ऑफ द रूमिनेंट, मतलब जो चारा वारा चरने वाले एनिमल्स होते हैं उनमें वो यूजफुल है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आप देख लेना। मसल्स ऑफ द ईयर पिना, मसल्स ऑफ द ईयर पिना विच इज यूजलेस इन द ह्यूमन बट यूजफुल इन द मंकी फॉर द मूवमेंट ऑफ द पिया, कान हिलाने के लिए वो काम करते हैं उसका। विजडम टीथ वगैरह, तो ये एक बार पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी कैसे आता है, ऐसा डायग्राम पूछते हैं और पूछते हैं कि बताओ ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, आप क्या बोलोगे? ये डायग्राम विजडम टीथ रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ऐसा डायग्राम आएगा, नाम नहीं लिखा रहेगा, पूछेगा क्या है, तो ईयर मसल्स है, ठीक है ना। फिर ये ऐसा डायग्राम आएगा, पूछेगा ये क्या है, तो ये टेल बोन्स है, जिसको हम लोग कॉक्सिस बोलते हैं, ठीक है ना। फिर ये अपेंडिक्स देखो, अपेंडिक्स ये रहा, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के जस्ट नीचे ये अपेंडिक्स है, ठीक है ना, तो ये जरूर कर लेना। फिर है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग पे पूरा मैंने मार्किंग करके रखी, व्हाट इज द कार्बन डेटिंग और किस तरीके से इट इज यूज इन द, किसमें किसमें यूज किया जाता है, एक बार ये जरूर देखना, ठीक है। कार्बन डेटिंग की खोज करने वाला इंसान के बारे में थोड़ा सा दिया है और किस तरीके से काम कर रहा विलार्ड लिबी के बारे में, तो वो एक बार पढ़ लेना, कार्बन डेटिंग का खोज किसने किया था। कनेक्टिंग लिंक्स के बारे में जरूर पढ़ना, व्हाट इज द कनेक्टिंग लिंक्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कनेक्टिंग लिंक्स के बारे में मैं बता देता हूँ आपको, हाईलाइट किया हुआ पार्ट। दिस इज द व्हाट डेफिनेशन ऑफ द कनेक्टिंग लिंक्स। और कुछ एग्जांपल्स में मैं बोलूंगा, ये वाला एग्जांपल बड़ा सिंपल है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। और लंग फिश परफॉर्म द रेस्पिरेशन विद द लंग्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द बीइंग फिश, तो ये वाला, ये जो एग्जांपल्स है दो वाले, ये दोनों एग्जांपल कर लेना। एक्चुअली पेरिपेटस का भी एग्जांपल दे रखा है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके बारे में आपको इतनी इंफॉर्मेशन अच्छे से लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये भी आप एक बार कर लेना, ठीक है, रीड कर लेना, बस कनेक्टिंग लिंक्स के बारे में एक बार रीड कर लेना। यस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या है डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में? तो ये डार्विन की जो भी बातें हैं ये आपको अच्छे से पढ़नी है, जैसा फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, ओके, एंड दिस इज फोर्थ, बट ओके थर्ड और फोर्थ के बारे में बोलूंगा ऑब्जेक्टिव से, मतलब जो डार्विन थ्योरी थी उसको उसको बाद में कुछ उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव रेस किए गए। ऑब्जेक्टिव रेस किए गए मतलब क्या, कि भाई ये चीजें जो तुमने बताई है वो सारी सही नहीं है, ठीक है। पहला है कि भाई नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन, उसने बोला कि नेचुरल सिलेक्शन एक फैक्टर है जो इवोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट है, बट बाद में जाके पता चला विच इज ओनली नॉट वन फैक्टर। हाँ फैक्टर इंपॉर्टेंट है वो, बट वही सिर्फ नहीं है, और भी है बहुत सारे, तो ऐसे करके 3 पॉइंट आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है।
आगे है लेमार्किज्म। लेमार्किज्म ने क्या बोला, लेजीनेस, एक्टिविटी ऑफ लेजीनेस, और दिस इज आल्सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो ये लेमार्किज्म के बारे में आप जरूर पढ़ लेना। इनका क्या कहना था इवोल्यूशन को रिगार्डिंग, इनका कहना था कि कोई ऑर्गन का अगर आप बार बार ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो उसमें आपको आपके नेक्स्ट जनरेशन में भी वही सेम बदलाव आपको दिखते हैं। मतलब अगर लोअर है तो वो अपना हैंड पूरा इस्तेमाल करता तो उसका शोल्डर स्ट्रांग हो जाता, तो उसका बच्चे का भी शोल्डर स्ट्रांग होगा, उसका ये कहना था। तो दिस इज नॉट ट्रू, बट हाँ ये लेमार्किज्म थ्योरी थी, तो ये भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ तो हाँ ये वाला, फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द ह्यूमन लाइक एनिमल विद द रामापेटिकस, ये एक बार नाम पढ़ ला, ये वाला है, ये लाइन पढ़ के जाना, फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह में आ सकती है। फिर दूसरा है नेंदरथाल मैन इज कंसिडर एज द फर्स्ट वाइज मैन, सबसे पहला वाइज मैन कौन था, तो नेंदरथाल। तो ये एक बार पढ़ लेना आप लोग, ठीक है ना। अब क्वेश्चंस में बात करूंगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है एक्टिविटी फॉर्मेट में, ठीक है ना। तो बाकी में क्वेश्चंस की तो बात नहीं कर रहा था, वन शॉट आईएमपी आपको मैंने दे दी है, तो इसको जल्दी से मार्क करके अपना काम करवा लेना, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग।